आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 4 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए साइंस के 25 प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो इस शिफ्ट से फिजिक्स में 9 प्रश्न आए थे, केमिस्ट्री से 8 प्रश्न आए थे और बायो से 8 प्रश्न आए थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर क्यों हटती है? बंदूक के पीछे की गति का कारण है, जब गोली आगे की ओर बहुत तेजी से निकलती है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। यह जो कथन है न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होते हैं। अतः गोली के आगे जाने पर बंदूक पर बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, जिससे बंदूक जो है वो पीछे की ओर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बंदूक पर गोली की प्रतिक्रिया बल, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे और थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि न्यूटन के गति का नियम के बारे में। तब पहला नियम क्या कहता है कि वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य न करे, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, वस्तु का त्वरण बल के समानुपाती होता है, यानी फोर्स जो होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है। ये हमारा दूसरा न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। क्वेश्चन संख्या 2 की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जानवर अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है? अवायवीय श्वसन, अगर बात करें अवायवीय श्वसन में, यानी अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की कमी में होता है। तो जब अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज जो टूटता है अवायवीय श्वसन में, वो लैक्टिक अम्ल में टूटता है। अवायवीय श्वसन किस में टूटता है? लैक्टिक अम्ल में। ये हमारे मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो अवायवीय श्वसन किस में टूटेगा? लैक्टिक अम्ल में टूटेगा, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। लेकिन और भी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो श्वसन की अगर बात करेंगे तो श्वसन 2 प्रकार के होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन रहेगा तबे वायवीय श्वसन होगा। यह क्रिया कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इसमें ग्लूकोज टूट करके 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करवाता है, 38 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है। वही अगर बात करेंगे अवायवीय श्वसन में, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या कह सकते हैं ऑक्सीजन के कमी में होता है। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। और इसमें जो ग्लूकोज के एक अणु टूटता है तो 2 एटीपी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है ना। अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है? तो ईस्ट एवं बैक्टीरिया में अगर बात करेंगे तो ईस्ट एवं बैक्टीरिया में जो ग्लूकोज टूट करके जो बनता है वो एथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है। और हमारी मांसपेशिया में ग्लूकोज टूट करके लैक्टिक अम्ल बनता है। तो राइट आंसर तो यही था, लैक्टिक अम्ल। लेकिन अगर ये भी पूछेगा कि ईस्ट एवं बैक्टीरिया में ग्लूकोज टूट करके क्या बनता है, तो एथेनॉल। और इन अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। कथन 1, जस्ता कॉपर सल्फेट के घोल से, जस्ता यानी जिंक जो है वो कॉपर के घोल से, कॉपर सल्फेट के घोल से जो कॉपर है उसको विस्थापित कर देता है, लेकिन तांबा जो है
वो जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों? है ना। तो कथन एक के बारे में हम लोग समझते हैं कि जस्ता जो होता है वो तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी जस्ता जो है वो तांबा से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिसके कारण जस्ता जो है वो कॉपर को तो रिप्लेस कर देता है, लेकिन कॉपर जस्ता को रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। कथन 2, प्रतिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील है। हाँ, प्रतिक्रिया के श्रेणी में जस्ता जो है वो कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो इसका ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है, तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? दोनों कथन जो है वो सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, प्रतिक्रिया श्रृंखला में सक्रियता के रूप में जाना जाता है धातुओं की एक सूची है जो उनके क्रम में व्यवस्थित करेगा, है ना। तो वो घटती हुई प्रतिक्रियाशीलता दिखाता है। कौन सा? घटती हुई प्रतिक्रियाशील दिखाता है। जैसे सबसे ज्यादा जो अधिक क्रियाशील है वो है पोटासियम, पोटासियम उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये याद रखिएगा, कुछ घटती हुई कुछ प्रतिक्रियाशीलता है ना। तो सबसे ज्यादा अगर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसका होता है प्रतिक्रियाशील, तो पोटासियम का। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, परमाणु क्रमांक को परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक को परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को, किसको? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक के रूप में जाना जाता है। यानी जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। अगर परमाणु क्रमांक 12 है तो इसका परमाणु प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगी? 12 होगा। तो क्या हो जाएगा? केवल प्रोटॉन की संख्या दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, संयोजी ऊतक में कोशिकाएं एक दूसरे के सापेक्ष किस स्थिति में होती है? बात करेंगे अगर संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक में कोशिकाएं बहुत कम होती है और वे एक दूसरे से दूर स्थित होती है। संयोजी ऊतक में जो कोशिका है वो काफी क्या है? दूर दूर है। संयोजी में एक यहाँ है एक यहाँ है, तो काफी क्या है? दूर दूर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे से दूर होते हैं। वो उपकला ऊतक में देखिएगा, तो उपकला ऊतक में क्या है? जो कोशिका है वो काफी क्या है? पास पास है, पास पास है, पास पास है। तो उपकला ऊतक में तो पास पास होता है, लेकिन इसके तुलना में संयोजी ऊतक का जो कोशिकाएं है वो दूर दूर रहता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संयोजी ऊतक, ये तो सेम सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन 13 आइसोटोप का परमाणु द्रव्यमान क्या है? कार्बन 13 का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो, अगर बात करेंगे तो कार्बन का प्रोटॉन संख्या कितना होता है? 6, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 7, इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 13 mu हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 mu, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बाइनरी विखंडन के विधि को प्रजनित करता है? तो लिस्मेनिया जो है वो उसमें बाइनरी विखंडन होता है। आइए समझते हैं बाइनरी विखंडन क्या होता है। बाइनरी विखंडन की बात करें तो एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें एक कोशिकाएं जीव अपनी कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित करके नया जीव बनाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामेसियम और बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामेसियम और बैक्टीरिया ये कैसे विखंडन करता है? तो बाइनरी विखंडन करता है। याद रखिएगा, ये कैसे विखंडन करता है? तो बाइनरी विखंडन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिस्मेनिया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो लेंसों में जितनी भी चिन्ह परिपाटियां मापी जाती है, चाहे फोकस हो चाहे वक्रता केंद्र हो, ये सभी जो है वो पोल से होकर के मापी जाती है। पोल्स को निर्धारण किया जाता है। तो लेंस के ध्रुव से, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, वाणिज्यिक शहद का उत्पादन मधुमक्खियों को रखने का स्थान क्या कहते हैं? तो जहां पे शहद रखा था उसको मधुमक्खी शाला, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधे में लैंगिक प्रजनन की क्या आवश्यकता है? लैंगिक प्रजनन का आखिर आवश्यकता क्या है ना। तो लैंगिक प्रजनन में 2 अभिभावक, पुरुष पुंकेसर और अंडक, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट लैंगिक तभी न करेगा।
के संलयन से नए संतान की उत्पत्ति होती है, जिससे आनुवंशिकता भिन्नता उत्पन्न होते हैं। यह भिन्नता पौधे को बदलते वातावरण में अनुकूलित होने पर जीवित रहने में सहायता करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेहतर अनुकूलन के लिए, आनुवंशिक भिन्नता बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आनुवंशिकता भिन्नता देखने को मिलता है, असेक्सुअल में आनुवंशिकता भिन्नता नहीं देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक कार जो है 50 किलोमीटर प्रति की औसत गति से 100 किलोमीटर यात्रा करता है। एक कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है और तुरंत उसी मार्ग पर एक घंटा में दूरी तय करते हुए लौट जाता है और वापस वो 1 घंटा में चला जाता है, तो कार का औसत गति क्या होगा? ये जब जा रहा था तो इसकी डिस्टेंस कितना था? 100 और इसकी स्पीड कितना था? तो 50। तो यहाँ से हमारा समय कितना निकल गया? 2 आवर। और लौटते वक्त उसको समय कितना लगा है? 1 आवर। यानी टोटल समय की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आवर, है ना। टोटल समय की बात करेंगे तो कितना आवर हो जाएगा? 3 आवर हो जाएगा, है ना। यानी जाते समय इसको 2 घंटा का समय लगा है, वापस ये रिटर्न हो रहा था तो उसको 1 घंटा का समय लगा है। तो 2 और 1 3 घंटा। गया 100 किलोमीटर, आया 100 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। और औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 और टोटल आवर कितना हो गया? 3। इसको जब भागा देंगे तो 18.52 आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट सवाल, हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, क्यों? आइए, अनुदैर्ध्य तरंगे में माध्यम के कण के प्रसार की दिशा में आगे पीछे होता रहता है। ये जो है ना आगे पीछे होता रहता है, संकुचन जो है आगे पीछे, कभी पास पास एकदम कण आ जाते हैं तो कभी फैल जाता है, कभी पास पास, कभी फैल जाता है। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे हवा में तरंग के प्रसार की दिशा, हवा में कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते रहते हैं, उसी दिशा में कंपन करते रहते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं होता है, ये हवा के तो प्रसार के दिशा में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। तो देखिएगा, ये कोई ऊंचाई है और ऊंचाई से कहीं पे गिर रहा है, तो सबसे ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा जो था वो सबसे अधिक था, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या था? 0 था। जब वो गिरने लगा और बिल्कुल आधा पहुंचा गिरते समय, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है धीरे धीरे, क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है, हाइट घट रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है। और गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है? स्पीड जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नीचे जब आ गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया? 0 और गतिज ऊर्जा क्या हो गया? अधिकतम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी परिवर्तन क्या हो जाएगा, है ना। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गया? सारा का सारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रनोद या बल स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब क्या होगा? तो दाब बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट है और संपर्क क्षेत्रफल क्या कह रहा है? घटेगा। तो जब हम संपर्क क्षेत्रफल को घटाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली एक लोकप्रिय समुद्री मछली बताना है? समुद्री मछली, तो प्रोम्फेट जो है ये समुद्री मछली है और भारत में पाया जाने वाला सबसे प्रचलित मछली है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कतला मच्छी कहाँ पाया जाता है? तो मीठे पानी के झील में पाया जाता है, नदियों तालाब में पाया जाता है। मृगल जो है मीठे पानी की मछली है, ये भी नदियों एवं तालाब में पाया जाता है। रोहू जो है मीठे पानी की मछली है, ये भी नदियों तालाब में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन गतिविधियों के लिए आवश्यक एडिनो ट्राइफॉस्फेट जारी करता है? एटीपी कौन, माने ऊर्जा कहाँ बनाता है? तो ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल जो द्रव्यमान जो होता है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना नष्ट बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियों में धातुओं के क्षारण रोकने की प्रभावशीली नहीं है? माने
कौन सा मेथड है जिसमें धातु का जो क्षरण है उसको हम रोक नहीं सकते? तो पेंटिंग से हम लोग रोक देते हैं। नमी के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आएगा तो और बढ़ेगा। बलिदान एनोड से, इसमें तो होगा। गैल्वीकरण में रोक देगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, एक अवतल लेंस वस्तु के आकार के 1/3 प्रतिबिंब बनाता है, तो यदि फोकस दूरी इसकी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी क्या होगी? अवतल लेंस है, इसमें आवर्धन कितना दिया हुआ है? 1/3 बना रहा है ना। और अगर बात करेंगे फोकस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल लेंस है तो कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा, है ना, -12 हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी यानी आपसे क्या पूछ रहा है? यू आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। यहाँ से अगर हम देखें आवर्धन की बात करें तो आवर्धन बराबर होता है v/u, और आवर्धन कितना दिया हुआ था? 1/3, है ना। इधर क्या है? v/u। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके v बराबर क्या लेकर के चले आएंगे? u/3। u/3 को अगर इस v के जगह पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमको u कितना निकल जाएगा? माइनस जो है वो 24 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आयतन के बारे में नहीं कहता है। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान को, इसके बारे में नहीं कहता। रासायनिक अभिक्रिया में दाब को नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। एक कूलम आवेश का विभवांतर से होकर के गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी विभवांतर क्या होगा? है ना। तो किया गया कार्य W, आवेश Q, विभवांतर, इसके बीच जो संबंध होता है W बराबर होता है, वो होता है V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ, है ना। Q दिया हुआ है, W यहाँ दिया हुआ है, तो V बराबर अगर हम लेकर के आए तो क्या होगा? 30/1.5 यानी 20 वोल्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। धारावाही वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती होता है ना। देखो चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? धारा का। और चुंबकीय क्षेत्र इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो त्रिज्या का। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो धारा का। तो लूप से बहने वाली धारा, यानी ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा हमको?